नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अंशुल शर्मा और आज हम देख रहे हैं जाने क्या है मोबाइल मीनिया। जी हाँ, कोरोना के चलते वर्क फ्रॉम होम का चलन बढ़ा है। मेबिल और लैपटॉप मानो इन दिनों जीने के लिए मूलभूत संसाधन बन गए हैं। जहां पर घर से ही काम करना सरल हो रहा है, वहीं वर्क फ्रॉम होम लोगों को मोबाइल मेनिया का शिकार बना रहा है। घर से काम कर रहे लोगों को लगातार हाथ में फोन पकड़े रहने की लत पड़ गई है। बार बार व्हाट्सएप और ईमेल चेक करने की आदत में शुमार हो गया है। मनोचिकित्सक के अनुसार हर 5वें दिन इस तरह की परेशानी को लेकर एक मरीज आ रहा है, जो कि बताता है कि जब उसके हाथ में मोबाइल फोन नहीं रहता तो वो असहज महसूस करता है, बेचैनी सी होने लगती है। इसके साथ ही उसके हाथ भी कांपने लगते हैं, हाथों में झंझनाहट रहती है। भोजन करते वक्त भी हाथ में मोबाइल रहने पर ही अच्छा लगता है। धड़कनें भी कभी कभी तेज हो जाती हैं। चिकित्सकों के अनुसार वर्क फ्रॉम होम में निर्देशों पर प्रतिक्रिया की तत्परता से ये परेशानी बढ़ी है। इसमें कोई भी समय सीमित नहीं था और उसका नतीजा ये था कि कार्यालय में होने वाले कार्यों की अपेक्षा मोबाइल पर ही संवाद का दौर अधिक चला। जब हाथ में बिना मोबाइल के ही मोबाइल होने का आभास हो, किसी के फोन के रिंग होने पर आप चौंके, व्हाट्सएप ग्रुप खोलने से पहले धड़कनें तेज हो जाएं, मोबाइल नहीं रहने पर हाथ में झंझनाहट हो और मन में डर समाया रहे, तो मनोचिकित्सक या फिर काउंसलर से अवश्य संपर्क करें। तो आपको बता दें कि मोबाइल मेनिया क्या है, उसको लेकर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। कोरोना के चलते वर्क फ्रॉम होम का चलन ज्यादा बढ़ गया है। मोबाइल और लैपटॉप मानो इन दोनों जीने की मूलभूत संसाधन बढ़ गए हैं। इसके साथ ही हमारे साथ डॉक्टर यहाँ पर जुड़ गए हैं, करण पिपरे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे जानेंगे। डॉक्टर करण पिपरे, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। आपसे जानना थैंक यू चाहेंगे, वेरी मच। मोबाइल मेनिया से कई लोग आजकल बड़े शिकार हैं इसके, और कई लोग बड़े परेशान भी हैं वर्क फ्रॉम होम के कारण। जिस तरीके से अपना काम के दौरान मोबाइल हाथ में रखना या लैपटॉप पर बार बार चेक करना, ये अब आदत में शुमार हो गया है और कई लोग इस बीमारी से भी ग्रसित हैं। तो क्या किया जाए इसके लिए? नमस्कार, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी इन दिस डिस्कशन। ये साइंस का चमत्कार है, वैज्ञानिकों का जो चमत्कार है। ये इसका जो उपयोग है, चाहे जरूरत हो या ना हो, जरूरत होती है तो हम लोग यूज करते हैं, नहीं होती है तो फालतू की चीजें भी देखते हैं और बहुत सा संसार भर का ज्ञान उसमें होता है। कोरोना अकेले की बात नहीं है, ये बच्चे भी अब मोबाइल के बिना नहीं रहते। अगर घर में दादा दादी और माँ बाप भाई बहन के पास में, पति पत्नी या बड़े लड़के लड़की के पास में मोबाइल है तो छोटे भी रोते हैं उनको मोबाइल के। तो ये आदत के जैसे है और ये बहुत बुरी लत लग गई है। काम की चीज, आविष्कार ही आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। और यह सत्य है कि किसी भी चीज की आवश्यकता होती है तो हम मोबाइल का यूज करते हैं और मोबाइल में सब प्रकार का ज्ञान होता है। गूगल में, याहू में, और मेल के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा और मैसेंजर के द्वारा, फेसबुक के द्वारा और सभी प्रकार के ट्विटर्स वगैरह के पूरा विश्व आज इसका, चाहे नेता हो, प्रधानमंत्री हो, मंत्री हो, विधायक हो, ये सब यूज कर रहे हैं। और अब बीच में आ गया कोरोना। तो कोरोना एक ऐसी चीज है कि यदि आप घर से मोबाइल लेके जेब में चलते हैं तो आप तो उसका उपयोग करेंगे। सबसे पहले पता करेंगे, इमरजेंसी में जाना है कि जो कोविड-19 की हेल्प डेस्क लगी है वहां जाना है या रिसेप्शन में जाना है, कहाँ जाना है। सबसे पहले आप स्वयं मोबाइल में देखते हैं और मोबाइल में ऐप को देखते हैं। कोरोना ऐप की जानकारी पूरी देता है, कोरोना की जानकारी देता है। और आप जब वहां पे जाते हैं तो अपना अपॉइंटमेंट भी करा लेते हैं, सीधे जाते हैं। तो फिर मोबाइल को रखना है या नहीं रखना है, ये डिपेंड करता है वहां के मैनेजमेंट के ऊपर। मैंने देखा, मैं एम्स में बहुत से लोग बाग मोबाइल लेके जाते थे। कुछ रात जो मतलब हल्का फुल्का इन्फेक्शन है, बुखार नहीं है, खांसी चल रही है, डाउटफुल केस है, जांचें हो रही हैं और उल्टियां जैसे लगता है, उसको घर में रहने की इच्छा नहीं है और बोलते भी हैं, दबाव भी डालते हैं लोग की पॉजिटिव निकला तो डॉक्टर साहब उसको भर्ती कर लीजिए। और मोबाइल रखते हैं वो तो दिन में रात में जोर जोर से बात करते हैं, दूसरे मरीजों को भी नुकसान होता है। तो जहां एक तरफ मरीज के रिश्तेदारों को, स्वयं को फायदा होता है, वहीं दूसरों को नुकसान भी होता है। तो फायदा ये है कि मरीज अगर अकेला है तो वह अपनी जानकारी मोबाइल में
दे करके अपने घर वालों के साथ कांटेक्ट में रहता है, नर्सिंग ऑफिसर्स के साथ रहता है, और जो कोरोना के जो नोडल ऑफिसर्स होते हैं, जो विशेषज्ञ होते हैं पल्मोनरी मेडिसिन के, या डायबिटीज का पेशेंट तो अपने डॉक्टर से बात कर लेते हैं, डायबिटोलॉजिस्ट से, या किसी प्रकार से उसकी जो रिपोर्ट आई है एक्सरे की या सीटी स्कैन की, नेगेटिव पॉजिटिव या जो भी बायोकेमिस्ट्री की रिपोर्ट है, ब्लड की है, ब्लड यूरिया है, सीरम किडनी है, या ऑक्सीजन के संबंध में, तो मैंने ये देखा कि लोग अपना मोबाइल लैपटॉप तक लेकर के आते हैं और उसमें पूरा वो अपना समय भी व्यतीत कर लेते हैं, गाने भी सुन लेते हैं, फिल्में भी देख लेते हैं, घर के लोगों से वीडियो कॉल करके और पूरा जानकारी ले लेते हैं। तो मैं, हेलो जी, आवाज आ रही है? जी जी, आपकी आवाज आ रही। तो घर के साथ भी जुड़े रहते हैं, हॉस्पिटल के साथ भी जुड़े रहते हैं, और दवाई अगर आपको डॉक्टर ने लिखी है और कोई नहीं जा रहा, कोरोना इन्फेक्शन एक ऐसा इन्फेक्शन होता है कि उसके नाम से ही लोग डरते हैं और कोई पास में आने के लिए तैयार नहीं होता है, तो वो दवाई की दुकान में फोन लगा करके या अपने रिश्तेदारों को बोल के या दोस्त भाइयों को बोल के किसी भी प्रकार से दवाई वहां से, जैसे रेमडेसिविर की जरूरत पड़ती थी, एंटीबायोटिक की जरूरत पड़ती थी, ऑक्सीजन की कमी हो रही है, तो वहां पे अगर कॉल करके बुला भी रहे हैं तो कोई नहीं आ रहा है, तो वो डायरेक्टर को लगा लेता था, मेडिकल सुपरिटेंडेंट को लगा लेता था, विशेषज्ञों को लगा लेता था, कोई उनके डॉक्टर पहचान के हैं तो उससे फोन करवा लेता था। तो एक ये हेल्पफुल तो है, एक बहुत अच्छा मित्र भी है, रिश्तेदार से भी ज्यादा काम करता है, और एक बहुत अच्छा दोस्त है जो 24 घंटे आपके साथ में, आपके जेब में रहता है, आपके हाथ में रहता है। और आदत जिसको आप मेनिया बोल रही हैं, आदत इतनी हो गई है कि भले घर के लोग साथ में ना हो, रिश्तेदार साथ में ना हो, लेकिन मोबाइल आपके हाथ में हो, आपके जेब में हो, आपके पास में हो, लैपटॉप आपके पास में हो। ये दूर संचार का एक ऐसा माध्यम है जो आपका मनोरंजन भी करता है। अगर आप पढ़े लिखे हैं तो गूगल में आप अपने कोरोना से संबंधित सब साइन सिम्टम डाल के उसके ट्रीटमेंट के बारे में एक कॉन्फिडेंस भी हासिल कर सकते हैं, डॉक्टर को कॉल कर सकते हैं, नर्सिंग ऑफिसर को कॉल कर सकते हैं, आपकी रिपोर्ट अगर जानी है समय समय पे और कोई नहीं आ रहा तो आप उसको बुला करके अपने बारे में बता सकते हैं कि डॉक्टर साहब ने बोला था कि इतने बजे सैंपल लेना, इतने बजे वहां से रिपोर्ट आएगी, उसके बाद ये ट्रीटमेंट होगा आगे का। तो बहुत अच्छी चीज है ये। तो भर्ती के समय हो गया और भर्ती है आप वहां पे, और अगर आपको वेंटिलेटर में जाना तो उसके पहले आप अपने घर वालों को, अपने रिश्तेदारों को, ये साहब मैं वेंटिलेटर में जा रहा हूँ, नर्सिंग ऑफिसर से बात कर लेते हैं, डॉक्टर से बात कर लेते हैं कि साहब मेरा क्या स्टेटस है बताइए, कोरोना से संबंधित है, और अपने घर वालों को बता देते हैं। घर वाले नजदीक में आ जाते हैं और देख रेख में आपसे बातें करते रहते हैं। और अब ये आदत जो बन गई है तो मैं समझता हूँ ये हमारी कोरोना अच्छे हो जाने के बाद ये भी जो रिपोर्ट से ये बताती है कि मोबाइल तो पहले से यूज होता था, आप किसी के हाथ से मोबाइल छीन नहीं सकते, छोड़ नहीं सकते, आप कहीं पे आप किसी को मना नहीं कर सकते, कुछ भी ना हो लेकिन मोबाइल होना जरूरी है, खाने के लिए, चाय के लिए, नाश्ते के लिए, समय समय पे होटल में ऑर्डर देने के लिए, और ऑनलाइन जो रहते हैं जितने भी काम है, चाहे टिकट से संबंधित हो, आपके आने जाने ट्रेवल से संबंधित हो, आपके होटल का हो, रेस्टोरेंट का हो, कहीं का भी कोई बिल का है, ऑनलाइन पेमेंट का है, पे टाइम का है, और नेट बैंकिंग है, और वर्क एट होम आपने जब जैसे किया था तो कोरोना के समय आपने पूरा काम किया वर्क एट होम, वहां से एक प्रकार से जैसा हॉस्पिटल आपका रहता है उसी टाइप का आपका घर पे कमरे में आपने आइसोलेट होकर के समय समय पे आपको घर के लोगों ने खाना पीना, या नहीं आते थे तो आपने कॉल करके बुलाया, आप लैपटॉप में अपने वीडियो कॉलिंग करके आपको आमने सामने रह करके बातें कर। मैंने देखा है बहुत जरूरी था, बहुत जरूरी था, लेकिन इसका नुकसान ये भी है कि आप अनावश्यक रूप से खुद परेशान होते हैं। जहां यूज नहीं करना है वहां यूज करते हैं तो ये इसका एक बहुत बड़ा नुकसानदायक डिसएडवांटेज भी है लोगों के लिए और आपके लिए भी, कि अनावश्यक इसका उपयोग नहीं करना चाहिए। आपके कान भी खराब होते हैं, उसकी बायोलॉजी खराब होती है, आपका ब्रेन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जाता है, आपके लेंस भी खराब होते हैं। अधिक यूज से
आपके शरीर को नुकसान होता है। इसकी जो हीट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की, उसकी जो विकिरण क्षमता, उससे ज्यादा अगर आप यूज करेंगे और 24 घंटे में मैंने देखा लोग बाग, मैं समझता हूँ कि 8-10 घंटे यूज कर लेते होंगे और सिर्फ सोने के समय भर या सोते भी है तो पास में रखकर सोते हैं, घंटी बजती है, नोटिफिकेशन आता है, चाहे ईमेल का हो, व्हाट्सएप है, मैसेंजर है, फेसबुक है, ये सबके और ट्विटर के ये या कॉल आते हैं आपके। अब तो इतना हो गया, पहले जब मोबाइल नहीं था तो लोग बात सालों एक दूसरे से बात नहीं करते थे, चिट्ठियों के द्वारा बातें हुआ करती थी, हर प्रकार की जो है पोस्ट कार्ड आया जाया करते थे, अंतर्देशीय आया जाता। अब अभी स्पीड पोस्ट भी आ गया है या और भी वो आ गया है तो वो लेट पहुंचता है, लेकिन आपके पास तो लैपटॉप है, मोबाइल है, तो ईमेल के जरिए विद इन सेकेंड आप अपने मैसेज को, अपने समाचार को दे भी सकते हैं, ले भी सकते हैं। आप अपने खास रिश्तेदारों के साथ में जुड़ करके और उनसे बातें कर सकते हैं। आप अपने ऑफिस की पूरी फाइल जो है वो शो कर सकते हैं और जो वर्ड डॉक्यूमेंट से बना सकते हैं, रिपोर्ट बना सकते हैं, जैसे अकाउंट लोग सैलरी वैलरी बनाना, तो ये सब कंप्यूटर का जमाना है। अब ये तो जरूरत की चीज है, एक प्रकार से हमारे शरीर का, भले बाहर रहता है ये अपने शरीर के, लेकिन एक अंग जैसे हो गया और इसको अपना लिया है लोगों ने। ये एक ऐसा साधन है कि पूरे विश्व का नॉलेज, ज्ञान और रिश्ते और भविष्य और जो वर्तमान है वो और फ्यूचर की चीजें, ये सब आपके उसमें रहती है, लेकिन आप अपने हिसाब से इसका दुरुपयोग ना करें, आपको शारीरिक नुकसान ना हो, ब्रेन में ना हो, आंख में ना हो, कान में ना हो, हार्ट में ना हो, सब जगह इसके नुकसान होते हैं। जैसे कि आपने बताया कि लोगों को अब ये मानसिक रोग जैसे हो गया है, तो अभी हम लोग देखें कि अभी 20-22 साल तो हो गया है, किसी प्रकार से अभी वो नहीं, लेकिन अब हम लोग भी, सामने कंप्यूटर है, वीडियो कैमरा लगा हुआ है, मोबाइल एक हाथ में है, एक जेब में है, बाजू में लैपटॉप रखा हुआ है, टाइपिंग मशीनें रखी हुई हैं, प्रिंटर रखी है, सब इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं। इसके बिना आप जीवन में कोई दूसरा और शौक उतना नहीं है कि अगर ये नहीं रहा तो परेशान हो जाएंगे, मानसिक रूप से बीमार भी हो जा सकते हैं, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। बीवी अगर रिचार्ज के लिए पैसे नहीं देते या रिश्तेदार नहीं देते तो बच्चे लोग, माँ बाप नहीं देते तो लड़ने झगड़ने लगते हैं, चोरी भी कर लेते हैं, गलत आदतें बढ़ जाती हैं, खाने पीने का, रेस्टोरेंट में जाने का, होटल में जाने का, स्कूल की फीस का, सब कुछ तो आपकी जितनी भी चीजें हैं डिजिटलाइज हो गई हैं। आप ऑनलाइन पेमेंट करते हैं और आपकी सैलरी से लेकर आने से लेकर जाने तक का खर्च तक होने का, पेमेंट का, सब कुछ मोबाइल के जरिए होता है। तो नॉट ओनली बिकॉज ऑफ द कोरोना टाइम, बाद में भी और पहले भी मोबाइल का उपयोग होता था और अब ये और होगा और नई नई चीजें इसमें आ रही हैं तो और होगा। लेकिन यदि किसी देश की, किसी अस्पताल की एसओपी होती है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है या प्रोसीजर होती है, उसकी गाइडलाइंस रहती है, कहाँ यूज करना, कहाँ नहीं यूज करना, कई जगह लिखा भी रहता है, गाइडलाइंस भी लिखी रहती है और उसकी जो प्रिकॉशंस है वो भी लिखे रहते हैं। बिल्कुल एक बड़ी समस्या बनकर सामने आ रहा है मोबाइल मीडिया जो है, और वीडियो बनाते हैं, सेल्फी लेते हैं, तो बहुत से गलत काम भी हो जाते हैं इससे। तो इसका ध्यान रखने के लिए बिल्कुल एक बड़ी समस्या जो है वो बनकर सामने आ रही है। हमारे साथ रूमा भट्टाचार्य जी भी जुड़ गई हैं जो कि मनोचिकित्सक है। रूमा जी, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। आपसे जानना चाहेंगे, मोबाइल मेनिया के काफी मरीज जो है वो निकलकर सामने आ रहे हैं और ये कहना कितना सही है कि वर्क फ्रॉम होम लोगों को मोबाइल मेनिया का शिकार बना रहा है? देखिए, कोई भी चीज का जब ओवर यूज होता है, क्योंकि हर चीज, हर टेक्नोलॉजी, हर सुविधा यूज के लिए होती है, सहूलियत के लिए होती है, लेकिन जब उसका प्रॉपर यूज नहीं होता है तो वो मिसयूज होने लगता है और मिसयूज के साथ साथ बहुत संभव होता है कि उसका एडिक्शन हो जाए या अनकंट्रोल्ड मिसयूज हो। और इंटरनेट हर घर में पहुंच रहा, ये 21वीं सदी की देन है। लोगों को इंटरनेट पहुंचाने का मकसद होता है कि लोगों को सहूलियत हो, चाहे पढ़ाई लिखाई में हो, काम से हो, एंटरटेनमेंट के लिए हो। लेकिन जब बेतहाशा यूज होने लगता है तो वो एक मुसीबत का
कारण बनता है। बिल्कुल। और मैं ये कहना चाहूंगी, क्योंकि मैं नेशनल हेड हूँ यूथ मेंटल हेल्थ की और स्कूल मेंटल हेल्थ की, जी। तो अभी हम लोग ये जागरूकता करने की आप लोगों के माध्यम से भी आपने बहुत आज अच्छा टॉपिक उठाया है। जी। क्योंकि माँ बाप को ये समझना है कि जब आप कोई गैजेट अपने बच्चों को दे रहे हैं तो वो गैजेट पूर्णतः से आप उनको न सौंप दे। खासकर जो 16 साल के कम उम्र के हैं उनको पूर्णतः आप गैजेट न सौंप दे, यूज के लिए टाइम लिमिट से दे। अब जब हम बात करते हैं यंग एडल्ट्स की या 17-18 साल के ऊपर की, या आप वर्क फ्रॉम होम की जो बातें कर रहे हैं, तो वर्क फ्रॉम होम में भी यही है कि आपको अपने लैपटॉप के साथ बैठना है या कंप्यूटर के साथ बैठना है और वो एक टाइम लिमिटेड है। लेकिन लोग क्या करते हैं, क्योंकि अब ऑफिस नहीं जाना है या स्कूल नहीं जाना है तो उनकी पूरी दिनचर्या डिस्टर्ब हो गई, क्योंकि एक स्ट्रक्चर्ड एनवायरनमेंट होना बहुत जरूरी है जहाँ पे हर चीज एक समय सीमा में हो, एक समय तय हो। जब भी ये बाउंड्रीज खत्म होने लगती है तो प्रॉब्लम्स आने लगती है, क्योंकि इंसान और जानवरों में यही फर्क है कि इंसान को ईश्वर ने एक मस्तिष्क दिया है और मस्तिष्क की खुद की भी एक क्लॉक है, बायोलॉजिकल क्लॉक है, और हम इसीलिए जानवरों से अलग है क्योंकि हम हर चीज एक समय में एक सिस्टम के अनुसार करते हैं। और ये सिस्टम जब बिगड़ने लगता है तो निश्चित रूप से शारीरिक, मानसिक, व्यवहारिक परेशानी देखने को आती है। और वर्क फ्रॉम होम में जैसे मैंने कहा कि समय की पाबंदी जो है वो खत्म हो गई कि हमें इतने बजे उठना है, तैयार होना है, ऑफिस के लिए निकलना है, तो लोगों को लगता है अब तो हम घर पे ही हैं तो देर से उठे, है ना, तो रात को देर देर तक हम या तो वेब सीरीज बिंज वॉच कर रहे हैं या कोई भी चीज वॉच कर रहे हैं। और एंटरटेनमेंट भी टोटली डिजिटल हो गया है। पहले क्या होता था, आउटडोर जाना होता था, सोशलाइज करना होता था, अब एवरीथिंग इज डिजिटलाइज्ड। तो इंसान जब तक सेल्फ कंट्रोल नहीं सीखेगा तो कितनी भी एसओपीज आप बना दो, कितने भी सिस्टमैटिक ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स आप लिख दो, कोई फॉलो नहीं करता जब तक आप में सेल्फ डिसिप्लिन नहीं हो। अगर आप बड़े हो तो, और बच्चों के लिए ऑब्वियसली पेरेंट्स को डिसिप्लिन करना है, पेरेंट्स को खुद के बिहेवियर को मॉडिफाई करना है, क्योंकि पेरेंट्स ही रोल मॉडल होते हैं। पेरेंट्स जो बच्चों को बोलते हैं बच्चे वो सुनते नहीं है, वो जो देखते हैं वो सीखते हैं। तो पेरेंट्स को बहुत जरूरी है कि वो अपना गैजेट बिहेवियर, अपना ऑनलाइन बिहेवियर, अपना जो है इंटरनेट यूजेज को कंट्रोल करे, जिससे बच्चों पे भी उसका पॉजिटिव असर हो। और बहुत जरूरी है कि हर घर में एक हेल्दी क्वालिटी टाइम हो जहाँ पे निर्धारित हो कि जैसे मेरे पास जो क्लाइंट्स आते हैं, क्योंकि इतने ज्यादा बढ़ गए हैं ऑनलाइन एडिक्शन का, गैजेट एडिक्शन का, गेमिंग एडिक्शन, मतलब इन पिछले 1.5-2 साल में इतने ज्यादा केस आ रहे हैं। तो हम जो बताते हैं पेरेंट्स को खासकर वो ये कि आप खुद के लिए या खुद के और खासकर बच्चों के लिए ये तय करिए कि मान लीजिए रात को 10 बजे से सुबह 7 बजे तक कोई गैजेट, मोबाइल फोन, कंप्यूटर नहीं यूज करेगा। तो रात को 10 से 7 जो है वो बहुत इजी टाइम है, क्योंकि उसमें सोने का टाइम निर्धारित आप कर सकते हो कि भाई रात को 11 से 6-7 बजे तक सो रहे हो तो वो ऑब्वियसली आप नहीं यूज करो उसको। तो एक आपकी हेल्दी स्लीप साइकिल भी बनी रहे, एक नो गैजेट टाइम भी फाइनलाइज हो। तो एडिक्शन से निपटने के लिए कुछ चीजों को करना, फॉलो करना जरूरी है। डूज एंड डोंट्स घर के बड़ों को अपने ऊपर लागू करना है तो ही दूसरे समझेंगे, क्योंकि समाज जो परिवार से बनता है और परिवार जो है वो माता पिता से बनता है और वो ही एक सही रोल मॉडल बन सकते हैं। क्योंकि आप कोई गाइडलाइंस जारी कर दो या आप कुछ उसमें लिख के भेज दो, वो कोई नहीं फॉलो करने वाला, क्योंकि आपको खुद को एक पॉजिटिव व्यक्तित्व निभाना है और उसी को दर्शाना है। तो सबसे पहले मैं सबसे यही दरख्वास्त करूंगी कि पहले अपने बिहेवियर को, गैजेट बिहेवियर को नियंत्रित करें, और जब आप करोगे तो आपको देख के 2-3 लोग घर में और करेंगे। बिल्कुल। रुमा जी, ये तो चलिए आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी है, लेकिन कुछ लोग इसका शिकार हो जाते हैं, जैसा कि आपने बताया कि बहुत सारे क्लाइंट्स आपके पास में आ रहे हैं, तो आप उन्हें किस तरीके से ट्रीट करती हैं? क्या उनके इलाज के लिए आप उन्हें बताती हैं या फिर कुछ डायरेक्शंस आप देती हैं? जी बिल्कुल, देखिए क्या होता है जब इस तरह की बिहेवियरल प्रॉब्लम्स को लेके लोग आते हैं
तो हमें पहले तो ये असेस करना होता है कि ये सिर्फ एक बिहेवियरल प्रॉब्लम है या ये एक मतलब वाकई में एक डिसऑर्डर में कन्वर्ट हो गया। और अभी अनफॉर्चुनेटली मैं आपको कहूँ कि टीनेजर्स और यंग एडल्ट्स में बहुत ज्यादा ये डिसऑर्डर के रूप में सामने आ रहा है, जहाँ पे जैसे आप बता रहे थे पहले कि मतलब नहीं होता है मोबाइल हाथ में या नहीं हो पाते ऑनलाइन तो बेचैनी होने लगती है, घबराहट होने लगती है, स्वभाव में चिड़चिड़ापन आने लगता है। तो ये सारे एडिक्शन के लक्षण हो जाते हैं। और जब एडिक्शन है तो हमें साइकोथेरेपी यानी बिहेवियर मॉडिफिकेशन टेक्निक्स बताना है, ये हम करते हैं। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप अपनी नींद का समय निर्धारित करिए और एक स्ट्रिक्ट स्लीप हाइजीन फॉलो करिए, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप 8 घंटे सोए। और सिर्फ 8 घंटे सोने का मतलब ये नहीं कि रात को 3 बजे सो रहे हैं और सुबह 10-11 बजे उठ रहे हैं। नींद का टाइमिंग भी प्रॉपर होना चाहिए, यानी 10 से 11 बजे के अंदर आप हो जाओ, सुबह आप 6 से 7 के अंदर उठो। फिर आपकी एक कोई भी एक हेल्दी रूटीन होनी चाहिए, चाहे आप एक्सरसाइज कर लो, साइकिलिंग कर लो, वॉकिंग जॉगिंग कर लो या घर में ही कोई एरोबिक्स कर लो। खान पान का समय निर्धारित होना चाहिए। तो जब आप बाकी चीजें निर्धारित करते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट है जो मैंने पहले कहा कि घर में एक नो गैजेट टाइम का रूल होना चाहिए विच एवरीवन शुड फॉलो। बिल्कुल। तो ये आप करें। और जहाँ एडिक्शन दिखाई देता है तो कई बार हमें मेडिकेशन का इस्तेमाल भी करना पड़ता है। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी जानकारी आपने यहाँ पर दी डॉक्टर करण पिपरे और डॉक्टर रुमा, आपने बहुत ही अच्छी जानकारी आज दी है। और जो टॉपिक यहाँ पर था उससे कहीं ना कहीं कोई भी है आज जो अपने आप को रिलेट भी कर रहा होगा और कहीं ना कहीं ये लक्षण भी दिखाई दे रहे होंगे। तो जो जानकारी आपने यहाँ पर दी है बहुत ही अच्छी दी है। बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे कोरोना के चलते वर्क फ्रॉम होम का चलन सबसे ज्यादा बढ़ा है, जिसमें मोबाइल और लैपटॉप मानो इन दिनों जीने के लिए मूलभूत संसाधन बन गए हैं। जहां पर घर से ही काम करना सरल हो गया है, वहीं वर्क फ्रॉम होम लोगों को मोबाइल मेनिया का शिकार बना रहा है। लेकिन जिस तरीके से चर्चा में निकलकर सामने आया है कि एक नो गैजेट रूल आपको बनाना पड़ेगा, सोने का, उठने का, खान पान का अपना एक रूटीन डेवलप करना पड़ेगा जिससे कि आप इससे बच सके। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, क्योंकि सबसे पहले देश।